श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कई लोगों के फ़ोन आए कि साहब आपने एक वीडियो में बताया था कि अमावस्या की समाप्ति सूर्य ग्रहण का मध्य होता है, फिर अगले साल जो 2022 में घटित होने वाला सूर्य ग्रहण है वो तो पूरा का पूरा ही प्रारंभी प्रतिपदा में होगा और उसकी समाप्ति भी प्रतिपदा में होगी। तो फिर अमावस्या कहाँ रही, कहाँ उसका संबंध रहा। तो देखिए, ये हमारा जो सूर्य का बिंब है, इस बिंब में पश्चिम दिशा से, ये मानना पश्चिम दिशा है, इधर से चंद्रमा आता है और वो इसको आक्रांत करता है, मतलब इसको आच्छादित करता है। तो छादक और छाद्य, ये छादक होगा और ये छाद्य है। अब इसमें वो चंद्रमा प्रवेश करता है ऐसे, तो यहाँ प्रवेश किया, वहाँ से यहाँ निकलने तक जो समय होगा उसका आधा उसका मध्य होगा। परंतु सूर्य ग्रहण में दो दोष उत्पन्न होते हैं, एक तो होता है लंबन और दूसरा होता है नति। दो दोष जिसको कहते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन या दो प्रकार की स्थितियां निर्मित होती है, लंबन और नति। देखिए, लंबन होता है पूर्वापर। पूर्वापर कौन सा होता है? ये जैसे पूर्व है, मेरा उल्टा हाथ पूर्व है, ये पर मतलब पश्चिम। अब इस दूरी को हम कहेंगे वो कौन सी कहलाएगी? लंबन। और नति याम्योत्तर, दक्षिण उत्तर, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो वो कितना उत्तर में है या कितना दक्षिण में है या ठीक ऊपर है, तो उसके कारण भी हमारा एक संस्कार होता है और उस संस्कार के कारण से नतिजन्य विकार उत्पन्न होता है। और नति के कारण वो ग्रहण आपका चाहे पृथ्वी पर अमावस्या के पहले ही, अमावस्या की समाप्ति के पहले ही प्रारंभ हो गया और प्रतिपदा में जाके, कोई भी ग्रहण प्रतिपदा में जाके ही समाप्त होता है, बशर्ते कि वो पूरा दिखता हो। तो यहां जो है हमारा ग्रहण पृथ्वी पर चालू पहले हो जाएगा, जो आगे आने वाला ग्रहण है सन 2022 में, वो चालू कब हो जाएगा? चालू हो जाएगा हमारा दीपावली को होगा ग्रहण, और वो चालू हो जाएगा आपका अमावस्या के अंदर। परंतु चूंकि भारत में वो देरी से दिखेगा तो उसका मध्य भी देरी से होगा। पृथ्वी पर चालू हो चुका है इसलिए अमावस्या उसका मध्य होगी, परंतु कुछ स्थानों पर या अधिकांश स्थानों पर वो ग्रहण समाप्त होते समय दिखेगा और ऐसा होने से उसका मध्य अमावस्या नहीं होगी। अब देखिए, ये हमारा चंद्र है, नीचे ऊपर सूर्य है। अब ये इसके पास आया, ये पास आया और ऐसा गया और ये यहां जाके मुक्त हुआ। तो पूर्व में जब वो यहां था, आधा आ गया, तो भी इस स्थान पर जो इसके सिद्ध में थी वहां पर ग्रहण नहीं हुआ। पर जब वो इधर से गया और इधर आया तो इस स्थान पर छाया आ गई मतलब ग्रहण हो गया। तो वो ग्रहण कब प्रारंभ हुआ? वो आपका प्रतिपदा में ही प्रारंभ हुआ और प्रतिपदा में ही समाप्त हो गया। अब आप कहेंगे प्रतिपदा में ग्रहण नहीं होता है, बराबर होता है। अमावस्या का समाप्ति उस ग्रहण का मध्यम होगा, तो ग्रहण का समाप्ति हमेशा ही प्रतिपदा में होगा। और जब प्रतिपदा में ग्रहण का समाप्ति होगा, अर्थात प्रतिपदा में ग्रहण हो रहा है, आधा ग्रहण 5 घटी पूर्व और 5 घटी पश्चात अमावस्या से सूर्य ग्रहण होने की संभावना रहती है।
5 घटी पश्चात मतलब 2 घंटे लगभग एक प्रतिपदा में ग्रहण होता है और 2 घंटे अमावस्या में होता है। मोटे रूप से है ये। सूक्ष्म तो गणित से पता चलेगा, और गणित हमने कहाँ बताई है? गणित हमारे पंचांग निर्माण वाले कक्षा में बता चुके हैं, और उसका जो कक्षा में सम्मिलित नहीं हुए प्रारंभ से, उनने कहा कि साहब हमें तो कक्षा में नहीं आना है, आप हमें वीडियो दे देना। उन लोगों को वीडियो भी दिया जा चुका है, और उसके अनुसार हम ग्रहण का विस्तार से गणित बता चुके हैं कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण गणित होगा। तो मैं ये 2 चूड़ियाँ इसीलिए लाया हूं कि आपको उस चीज को समझा सकूं इस चित्र से कि किस प्रकार उस ग्रहण का जो मध्य है वो प्रतिपदा में जा रहा है। चूंकि ये आया, नीचे से आएगा वो, तो ये चंद्रमा आया, ऐसे अंदर गया, ऐसे गया और ये गया, तो जो इसकी सीध में जो नगर पड़ते थे वहां पर ग्रहण बाद में चालू हुआ, मोक्ष होते टाइम। जब ग्रहण मोक्ष की तरफ था तब वहां ग्रहण हुआ। तो जब से ग्रहण प्रारंभ हुआ तब से उस ग्रहण के मोक्ष होने तक का जो कुल समय आया उसका आधा ही उसका मध्य होगा। तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं कि साहब आपने तो कहा था कि ग्रहण का मध्य अमावस्या होता है, तो बराबर होता है। जब पृथ्वी पर चंद्रमा उसने जब उस ग्रहण को प्रारंभ किया, अर्थात सूर्य चंद्रमा की छाया के अंदर आया या चंद्रमा के पीछे छिपा, वहां से लगाकर ग्रहण चंद्रमा उस बिल्कुल बाहर निकला, उस समय का जो मध्य है वो अमावस्या का समाप्ति काल के लगभग ही आता है, 10 मिनट आगे पीछे। ये आप समझ चुके होंगे। चंद्रमा में ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा में नतिजन्य दोष उत्पन्न नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, केवल लंबन होता है। और केवल लंबन होने के कारण से उसमें हमेशा ही ग्रहण का मध्य पूर्णिमा या उससे 10 मिनट आगे पीछे रहेगा। हाँ, परंतु एक बात और है, जब ग्रस्तास्त हो रहा हो वहां यह शर्त नहीं लगेगी, और ग्रस्तोदित हो रहा हो वहां यह शर्त नहीं लगेगी। बशर्ते कि जब से ग्रहण प्रारंभ हो वहां से समाप्त हो वहां तक वो उदित दिखता रहे, तो ग्रहण का मध्य वो ही पूर्णिमा के आसन्न होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में उसका मध्य कब और कहां होगा। और इस प्रकार की स्थितियां जो है वो 3-4 बनती है, मैं बता देता हूं। एक तो होता है ये पृथ्वी है, ये शुक्र चंद्रमा तो इसके चक्कर लगाता ही है, और फिर आता है बुध, और यहां आता है सूर्य। अब देखिए, कोई ऐसी स्थिति होगी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में बुध होके निकलता होगा, तो इसको कहते हैं ट्रांजिट, बुध का ट्रांजिट, वही ग्रहण वाला। अब वो ग्रहण क्यों नहीं? बुध बहुत ही छोटा ग्रह है, इसलिए वो सूर्य के गोले के अंदर से होके निकल जाता है, ट्रांजिट कहते हैं जिसको। तो वो ग्रहण वाली स्थिति तो वो भी है, परंतु छोटा सा है, इसलिए एक छोटे से बिंदु के रूप में सूर्य के अंदर होके निकल जाता है। इसी प्रकार जब शुक्र होता है, शुक्र का ट्रांजिट होता है, शुक्र भी इसके बीच में होके निकल जाता है। बहुत कम होता है ये, अक्सर हम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की तरह नहीं देख सकते हैं, और ये बहुत कम हुआ करते हैं, कई वर्षों में होते हैं। तो ये स्थिति इसके कारण भी बनती है, किसके? बुध से भी ग्रहण होता है, शुक्र से भी ग्रहण होता है, और फिर जो हमारा चंद्रमा है उसके कारण भी ग्रहण होता है। तो चंद्र के कारण होने वाले ग्रहण कितने हैं? 3 है। एक तो मांदी चंद्र ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, एक हमारा होता है सूर्य ग्रहण,
इन सभी में चंद्रमा की भूमिका है। शुक्र, एक शुक्र का ग्रहण और एक होता है बुध का। इनको ट्रांजिट कहते हैं, वो ऊपर होके निकल जाते हैं बिंदु की तरह और वो ग्रहण की तरह नहीं दिखते हैं। अब देखिए, मांद्य चंद्र ग्रहण गणितीय दृष्टि से उपयोगी नहीं है। गणित में चंद्र ग्रहण को, मांद्य चंद्र ग्रहण को नहीं लिया जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका कहीं कोई महत्व नहीं है। ठीक है, अब ये दो ग्रहण हैं। चंद्र ग्रहण हमारा एक तो ग्रस्तोदित ग्रहण होता हुआ उदित हो, एक ग्रस्तास्त ग्रहण होते हुए अस्त हो जाए। अब ग्रस्तोदित में भी खंडग्रास ग्रहण है, तो ग्रस्तोदित खंडग्रास ग्रहण, ग्रस्तास्त खंडग्रास ग्रहण, खग्रास्त ग्रस्तोदित ग्रहण, खग्रास्त ग्रस्तास्त ग्रहण और खग्रास्त चंद्र ग्रहण, इतने प्रकार के हो सकते हैं। मांद्य भी हो सकता है। अब सूर्य ग्रहण में भी ऐसा ही है, ग्रस्तोदित सूर्य ग्रहण और ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण। तो अब उसको खंडग्रास हो रहा है, तो ग्रस्तोदित सूर्य ग्रहण और ग्रस्तास्त ग्रस्तास्त खंडग्रास ग्रहण। अब इसी प्रकार से खग्रास है, तो खग्रास ग्रस्तोदित सूर्य ग्रहण, खग्रास्त ग्रस्तास्त सूर्य ग्रहण। इसी प्रकार कंकणाकृति, कंकणाकृति मतलब कंगन की तरह, ये कंगन है। इसके अंदर अगर एक छोटा गोला आए, छोटी चूड़ी होती तो वो अंदर बिल्कुल आ जाती, तो साइडों से वो पूरी दिखती रहती खाली जगह, उसी को कहते हैं कंकणाकृति। कंगन की तरह इस प्रकार का दिखता है। अब ये पूरा चंद्र इसके अंदर आ गया और इतना बड़ा गोला है, तो ये पूरा कंगन की तरह चमकेगा। इसी को कहते हैं कंकणाकृति सूर्य ग्रहण और खग्रास सूर्य ग्रहण। ये चीजें आप समझ चुके होंगे कि ग्रहण का मध्य कब पूर्णिमा नहीं होगा और कब अमावस्या नहीं होगी। ग्रहण की समाप्ति हमेशा ज्यादातर प्रतिपदा में होगी, परंतु देखिए जहां पर अमावस्या में ये प्रवेश किया इसने, चंद्र ने इसके अंदर, और ये निकल गया, तो वो अमावस्या में ही ग्रहण लगा और अमावस्या में समाप्त हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि अमावस्या की समाप्ति के पहले ही ग्रहण लगे और अमावस्या की समाप्ति के पहले ही ग्रहण का मोक्ष हो जाए, परंतु अन्य नगरों में वो ग्रहण चलता रहे। पूरा ग्रहण समाप्त नहीं होगा, पर किसी नगर में जो खंडग्रास ग्रहण हुआ था वो थोड़े समय के लिए अमावस्या में प्रारंभ हो और अमावस्या में समाप्त हो जाए। ऐसी स्थितियां भी निर्मित होगी और हो सकती है। तो उसके लिए आप एक चीज को देख के, और ये नहीं कहें कि आपने तो जब पढ़ाया था तब इस प्रकार की बात की थी और अब इस प्रकार की गणितीय स्थितियां उत्पन्न हो रही है। देखिए, पंचांग बनाने वाले जो हैं उनके जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती नहीं है जो 100 साल में एक बार आ जाती है, और जो उनने कभी उसके ऊपर प्रश्नोत्तर ही नहीं ढूंढा है। इस प्रकार मैंने पंचांगकर्ताओं से भी चर्चा करी, तो कई वृद्ध हो गए, उनने ये कहा कि हमारे जीवन में ये पहली बार आया है। ऐसे ऐसे व्रत पर्वों के निर्णय होते हैं जो पहली बार आते हैं हमारे जीवन में। ऐसा योग भी कोई होगा जो मेरे जीवन में नहीं आए, वो आगे वालों के जीवन में आए। देखिए, मैं आपको बता दूं कौन सा मेरे जीवन में नहीं आएगा। अब क्षय मास मेरे जीवन में आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी 2039 में क्षय मास निकल चुका है। अब 2039 के बाद 141 वर्ष के बाद क्षय मास आएगा और मेरी आयु इतनी रहेगी नहीं, इसलिए मेरे जीवन में क्षय मास का निर्णय आना ही नहीं है। आप जो वीडियो देखने वाले हैं, आपके जीवन में भी क्षय मास आने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे जीवन में आती नहीं है, और जब हम हमारे किसी छात्र को पढ़ाते हैं और उसके जीवन में आती है तो फिर वो कहता है ये गुरुजी ने बताया ही नहीं था,
क्योंकि ऐसा योग बना ही नहीं था। तो अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उस पर समग्र अध्ययन करें, और जब समग्र अध्ययन करेंगे तो कोई योग आपके जीवन काल में न भी बने तो भी आपकी गणित के अंदर होके वो निकल जाए, ताकि आपको ये रहे कि ऐसा योग भी बनेगा, बन सकता है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। शायद आपकी समस्याओं का अच्छी प्रकार से समाधान कर पाया हूँगा मैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।